हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि आपको थंबनेल से भी पता चल चुका होगा। तो बच्चों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आखिर होता क्या है देखते हैं। तो चलिए बच्चों आपको बता दूं कि हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। क्या नाम है बच्चों? चैप्टर नंबर 4 है और नाम जो है वो नाम तो पता ही है, थंबनेल से पता चल चुका है। तो चैप्टर का नाम जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर क्या है, क्यों है और कैसे है, इन सबको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? तो देखिएगा, ये क्या कहता है। इसका मतलब ये है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा, तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ऐसा एक्सपेरिमेंटली भी पता चल चुका है और आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशन जिसे आज हम पढ़ेंगे, आज क्या और आगे आने वाले लेक्चर में यही पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर क्या कहता है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करो तो उसके आसपास क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो बच्चों, क्या है? व्हेन करंट इज फ्लोइंग, in a conductor, a magnetic field is produced around it. This effect is called magnetic effect of current. ठीक है बच्चों, तो आपको चैप्टर का मतलब तो समझ में आ गया होगा। चैप्टर क्या कहता है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करोगे तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। बिल्कुल होगी, डेफिनेटली क्रिएट होगी। व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब बच्चों, हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे पता चला लोगों को कि जब भी वायर में करंट फ्लो करो तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो इन 1820 में एक साइंटिस्ट था जिसे हम डैनिश फिजिसिस्ट हो। कौन है बच्चों? फिजिसिस्ट है डैनिश। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो नाम जो है थोड़ा सा अलग नाम है। तो नाम जो है ओर्स्टेड। और ओर्स्टेड ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया बच्चों? एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से समझाया कि आखिर हुआ क्या, उसने क्या देखा 1820 में। तो 1820 में उसने क्या देखा? उसने एक सेल लिया। क्या लिया बच्चों? एक सेल लिया और सेल से कनेक्ट कर दिया। हमेशा क्या कनेक्ट करते हैं पता है? स्विच है ये। अभी फ़िलहाल स्विच को मैंने ऑफ कर रखा है और यहाँ पर उसने इस सेल को कनेक्ट कर दिया। किसके साथ? एक वायर के साथ। दिख ही रहा होगा, वायर के साथ। और उसने इसके नीचे क्या रख दी? मैग्नेटिक नीडल रख दी। क्या रख दी बच्चों? मैग्नेटिक नीडल। आप जानते हैं मैग्नेटिक नीडल क्या होती है। मैग्नेटिक नीडल एक ऐसा डिवाइस होता है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है बच्चों? नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन बताता है। अब उसने क्या किया? यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल को रख दिया। ये रही मैग्नेटिक नीडल। मान लीजिए मैग्नेटिक नीडल ये इस तरह की डायरेक्शन शो कर रही है। ये ऊपर वाला जो है नॉर्थ की डायरेक्शन शो करता है और नीचे वाला साउथ की डायरेक्शन। अब क्या हुआ? उसने जैसे ही करंट फ्लो, स्विच को ऑन किया, स्विच को जैसे ही उसने ऑन किया तो करंट फ्लो होने लगा। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? बैटरी के प्लस से शुरू होकर यहाँ पर बैटरी के माइनस की तरफ बढ़ने लगा। उसने जैसे ही स्विच ऑन किया तो उसने ये देखा कि जो निडल अभी फ़िलहाल रुकी हुई थी, स्टेबल पोजीशन पे थी, वो क्या होने लगी बच्चों? फ्लक्चुएट होने लगी।
क्या होने लगी, फ्लक्चुएट, और फ्लक्चुएट होने के बाद ये इस तरह की डायरेक्शन शो करने लगी। ठीक है, मतलब ये बताने लगी कि नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन अब क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। क्यों हुई, तो जवाब अभी मैं बताने वाला हूँ। उसने ये देखा कि यार जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो ये निडल फ्लक्चुएट कर रही है। फ्लक्चुएट मतलब नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन को चेंज करने लगी। अब इसने क्या किया, इसने एक बार और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इस बार बैटरी के टर्मिनल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बैटरी के टर्मिनल को क्या कर दिया बच्चों, चेंज कर दिया। आप जानते हैं बैटरी का टर्मिनल चेंज हो गया तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। बच्चों बताओ, पहले करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो पहले जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था और इस बार कैसा फ्लो होने लगा, क्लॉकवाइज। तो उसने देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल थी उसने अपना जो डायरेक्शन जो है फिर से चेंज कर दी और डायरेक्शन चेंज होके इस तरह की हो गई। तो उसके दिमाग में दो ऑब्जर्वेशन समझ में आए। आप बता सकते हैं दो ऑब्जर्वेशन क्या है। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। कैसे पता चला, ये नीडल फ्लक्चुएट होने लगी। अब नीडल तो तभी फ्लक्चुएट होगी ना बच्चों जब आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं तो वो फ्लक्चुएट कभी नहीं करेगी। अब बच्चों उसने एक और चीज़ देखी, दो ऑब्जर्वेशन देखे। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो बता चुका हूँ। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जैसे मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूँ, पहले करंट जो था एंटी क्लॉकवाइज था, अब करंट क्या हो गया, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। मतलब करंट की डायरेक्शन कभी रिवर्स करो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर उसने क्या देखे, दो ऑब्जर्वेशन देखे। तो पहला ऑब्जर्वेशन मैं बताना चाहूँगा, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या था। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग in a conductor, when current is flowing in a conductor, magnetic field is produced around it. Magnetic field is produced around it. तो बच्चों पहला एक्सपेरिमेंट तो आपको पता चल चुका, ऑब्जर्वेशन पता चल चुका, क्या कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करो तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करें, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन डायरेक्शन ऑफ, ये आर लिखा है, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड then direction of magnetic field is also reversed। तो बच्चों ये दो एक्सपेरिमेंट, दो ऑब्जर्वेशन समझ में आए। आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ। हिस्ट्री में 1820 में डेनिश फिजिसिस्ट था जिसका नाम था ऑर्स्टेड। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में जैसे ही स्विच ऑन किया तो उसके आसपास जो रखी हुई मैग्नेटिक नीडल जो है वो फ्लक्चुएट होने लगी। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज की तो मैग्नेटिक नीडल ने फ्लक्चुएशन अपोजिट डायरेक्शन में शुरू कर दिया, चेंज होना। मतलब यहाँ पर एक बात नहीं, दो बात सामने आई। करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब बच्चों क्वेश्चन उठता है, उठना चाहिए, आपके मन में भी उठ रहा होगा, क्या क्वेश्चन कि भैया पहले करंट किस डायरेक्शन में था और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी, और सेकेंड केस में करंट किस डायरेक्शन में था तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी। तो बच्चों एक रूल सामने आया। ये जो रूल जो है वो रूल क्या बताता है मैं बताऊंगा। तो रूल जो है वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल। ये रूल जो है क्या है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल, जो कि फ्लेमिंग ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, फ्लेमिंग ने। ये किस लिए दिया था, ये किस लिए दिया था, तो मैं यहाँ पर रेड पेन से लिख देता हूँ जिससे याद रहे ये रूल किस लिए है। तो रूल जो है किसके लिए है, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, for finding direction of magnetic field when current is flowing through a conductor।
बच्चों ये समझ में आया ये किस लिए रूल है, ये रूल किस लिए दिया गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए जब वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो बच्चों मैं इसका रूल समझाना चाहूँगा। तो रूल समझाने के लिए मैं यहाँ पर क्या बनाना चाहूँगा, एक वायर बनाना चाहूँगा। दिख रहा है बच्चों वायर, ये वायर है और इस वायर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट किस डायरेक्शन में है, तो करंट जो है किस डायरेक्शन में है बच्चों, करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रूल क्या कहता है कि इमेजिन करो, इमेजिन मतलब सोचो क्या सोचो कि आपने इस वायर को अपने सीधे हाथ में पकड़ रखा है, उल्टे में नहीं, किस हाथ में, सीधे हाथ में। सपोज आपने इस वायर को अपने सीधे हाथ में पकड़ रखा है और इस तरह से पकड़ रखा है कि थंब जो है करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, थंब जो है करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो चार उंगलियां जो हैं वो चारों उंगलियां किसकी डायरेक्शन शो करेगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की। आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं फिर से समझाता हूँ। सपोज करो कि आपने इस वायर को सीधे हाथ में होल्ड कर रखा है और थंब क्या शो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन। तो जो चार उंगलियां होंगी वो किसकी डायरेक्शन शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की। मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूं और क्लियरिटी आएगी। क्या, सपोज है ना, सपोज यू आर, सपोज या फिर इमेजिन करना है आपको, पकड़ना नहीं है, नहीं तो करंट से मर जाओगे बच्चों, इसलिए आपको इमेजिन करना है। सपोज यू आर होल्डिंग a current carrying wire, current carrying conductor या wire in your right hand। कौन से हाथ में बच्चों, in your right hand, such that thumb indicate द डायरेक्शन ऑफ, थंब किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर, देन योर कर्व्ड फिंगर। बच्चों याद होगा थंब तो क्या शो कर रही है, फिंगर की स्पेलिंग, ठीक है, फिंगर की स्पेलिंग, हाँ ठीक है, जो भी होती है, फिंगर GER होगी। तो कर्व्ड फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई होगी। सर क्या, जब भी आप किसी वायर में करंट फ्लो करो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और कभी करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो ये थंब क्या शो करेगा, करंट की डायरेक्शन। तो ये जो चार उंगलियां हैं वो क्या शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये जो चार उंगलियां जो बनाने जा रहा हूँ ये क्या शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बताया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, AC होगी, हाँ है ना, कुछ AC अंदर की तरफ, और यहाँ से क्या हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आए। आप बता सकते हैं क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अपने घर पे जो पेन से आप लिख रहे हैं उस पेन से आप इसे इमेजिन करके देखें। तो मान लीजिए ये पेन है, ये रहा पेन, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये जो उंगलियां हैं वो क्या शो कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और आप बता सकते हैं ये डायरेक्शन कैसी है। देखिए मैं जो ये पेन को घुमा रहा हूँ ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो आप कहेंगे सर ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। किस में बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ है ना बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। इमेजिन करें मैं यहाँ पर एक डायग्राम और बनाता हूँ यहीं पर छोटा सा, और इस बार करंट की डायरेक्शन मैंने यहाँ बना दी। ये करंट की डायरेक्शन, आप बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों आपको रटना कुछ नहीं है, आपको अपना सीधा हाथ, क्या आपके पास सीधा हाथ है, किसी काम का है तो काम के लिए यूज़ कीजिए। सीधे हाथ को होल्ड, सीधे हाथ से क्या करें, इस वायर को होल्ड करें और इस तरह से होल्ड करें कि ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन शो करेगा। तो ये जो बची हुई चार उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। चार उंगलियां जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगी। कैसी करेगी, तो बच्चों ये होगी, और ये डायरेक्शन कैसी होगी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों ये डायरेक्शन जो होगी वो होगी क्लॉक वाइज।
क्या होगी बच्चों, क्लॉकवाइज। आपको समझ आया होगा इस चैप्टर का हिस्ट्री क्या है और राइट हैंड थंब रूल किस लिए काम आता है। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर की शुरुआत करेगा और चैप्टर में 3-4 दिन जो है उसी पर निकलने वाले हैं। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायोट-सेवर्ट लॉ। क्या नाम है बच्चों, बायोट। इसका टी साइलेंट है तो बायो-सेवर्ट लॉ कहते हैं, पर मैं तो बायोट-सेवर्ट लॉ कहता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है समझते हैं। तो ये लॉ क्यों आया, किस लिए आया, क्या काम है, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। बच्चों, ओर्स्टेड ने क्या बताया था, तो ओर्स्टेड ने ये बताया था जब भी वायर में करंट फ्लो करो तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। हाँ है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होती, कम होती है, ज़्यादा होती है या फिर ठीक ठाक होती है, ये तो बताना वो भूल गया। मैग्नेटिक फील्ड की ताकत या फिर कहें उसकी इंटेंसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी, ये कैसे पता चलेगा। तो बायोट-सेवर्ट लॉ जो है ये बताता है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करो तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी, ताकत जो होगी वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, ये कौन बता रहा है, बायोट-सेवर्ट लॉ। तो चलिए बायोट-सेवर्ट लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, बायोट-सेवर्ट लॉ समझने के लिए मैं यहाँ पर एक वायर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बच्चों, ये वायर है जिसमें क्या फ्लो हो रहा है, बच्चों, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है तो ये तो हमें पता चल चुका है कि जब भी वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगी। बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होने वाली है। तो मान लीजिए मैंने इस वायर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। क्या लिया है बच्चों, छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसे मैं DL लेंथ कह रहा हूँ। इसकी लेंथ बहुत बड़ी है पर अभी मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसे जिग बना दे, जिग। तो ये छोटा सा टुकड़ा लिया है, इस छोटे से टुकड़े की लेंथ कितनी ले ली मैंने, DL ले ली। तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें से आइडियल करंट फ्लो हो रहा होगा। हाँ है ना, इस वायर में से आइडियल करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या, उसके आसपास जब सब जगह हो रही है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करूंगा, B से, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। पर यहाँ पर मैं DB वर्ड लिख रहा हूँ। DB इसलिए क्योंकि मैंने इस छोटे से वायर की बात कर रहा हूँ, पूरे वायर के करंट की बात नहीं कर रहा हूँ। इस छोटे से वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आइडियल, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्रिएट होगी, DB। तो मान लीजिए आपको P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन कर देता हूँ और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या नाम देता हूँ, थीटा। और ये जो आपस में एंगल बना रहे हैं इसे क्या नाम देता हूँ, थीटा नाम देता हूँ। इस डिस्टेंस को R नाम दे रहा हूँ और ये जो एंगल बन रहा है उसे क्या नाम दे रहा हूँ, मैं R नाम दे रहा हूँ। तो सुनिएगा बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है, तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को मैं किससे शो कर रहा हूँ, DB से। D, अरे भाई डिफरेंशिएशन का D होता है ना, ये लेंथ L है तो DL क्या बोल रहा है, स्मॉल लेंथ। B जो है मैग्नेटिक फील्ड तो DB क्या बोल रहा है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इस वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। बच्चों स्मॉल एलिमेंट क्या है, DL, और करंट फ्लो हो रहा है तो IDL है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है P पॉइंट पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट। इसका मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, देखिए क्या होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ब्लैक पेन से लिखवाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट इज
is directly proportional to current element, is directly proportional to current element। इसका मतलब क्या होगा, इस एलिमेंट में जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। सीधी सी बात, करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फील्ड कम। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा, करंट ज्यादा उस वायर में से तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, ज्यादा। सीधी सी बात, करंट एलिमेंट में करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। कभी करंट एलिमेंट में से करंट कम फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, बिल्कुल सर, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर लिखता हूं इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि पूरा सेंटेंस यहां से शुरू होता है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट इज, है ना, तो यहां पर मैं डैश 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 लगा देता हूं क्योंकि पूरा सेंटेंस लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा और टाइम का ही इंपॉर्टेंस है। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between current element and observation point P। सर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P क्यों कह रहे हैं बच्चों, आपको बता दो, मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह प्रोड्यूस हो रही है, हाँ है ना, इस वायर के आसपास हर जगह प्रोड्यूस हो रही है, पर हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ लिया है। अरे भाई वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, मैंने यहाँ ले लिया है, किसी एक जगह हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि उस जगह क्या होगी। अरे उस जगह पता चल गया तो सब जगह पता चल जाएगी, हाँ है ना बच्चों। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सर इसका मतलब डिस्टेंस कभी कम हुई, मान लीजिए ये डिस्टेंस अभी ज़्यादा है, कभी यहाँ पर पॉइंट होता तो डिस्टेंस कम होती, और डिस्टेंस कम होती तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, ज़्यादा होती। सर क्यों ज़्यादा होती, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बायोट-सैवर्ट लॉ कह रहा है, हाँ है ना बच्चों। कभी डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम। बच्चों तो सीधा सा ऑब्जर्वेशन है, ये तो आप भी समझते हैं। कभी करंट इस कमरे में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आसपास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी, जहाँ डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस यहीं कहीं कम होगी। अब मान लीजिए करंट इस कमरे में फ्लो हो रहा है और आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ ले रहे हो, श्रीलंका में जाके, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कम होनी है ना वहाँ पे। तो पी पॉइंट जितना दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ चलूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कहता है डैश डैश डैश, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट is directly proportional to sine of angle मतलब साइन थीटा। और ये एंगल किसके बीच बन रहा है, तो बच्चों करंट एलिमेंट और पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच, हाँ है ना बच्चों। ये थीटा एंगल कहाँ बन रहा है, सोच के बताओ, ये थीटा एंगल कहाँ बन रहा है। तो आप कहेंगे सर एक तो करंट एलिमेंट वाली लाइन है और पी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल मेकिंग बिटवीन, किसके बीच बन रहा है, तो मेकिंग बिटवीन करंट एलिमेंट एंड line joining to the point, to the observation point, ठीक है बच्चों। इंग्लिश थोड़ी सी यहाँ पे टफ चल रही है पर यही है जो भी है। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट ये पता चला कि करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा उस वायर से मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। करंट कभी कम फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन समझ में आया या फिर लॉ समझ में आया। दूसरा,
डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होगी। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट जितना ज़्यादा दूर होगा मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पर उतनी ही कम होगी। किसके कारण? इस वायर के कारण। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। और तीसरा क्या है? तो तीसरा ध्यान से सुनिए, तीसरा जो है ब्लू पेन से लिखता हूँ, तो dB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? साइन ऑफ एंगल। और ये एंगल किसके बीच बन रहा है बता सकते हैं? इसे मैं थर्ड इक्वेशन, इसे मैं सेकंड देता हूँ और इसे फर्स्ट देता हूँ। ये एंगल किसके बीच बन रहा है? तो अभी थोड़ी देर पहले यही बात चली, एंगल किसके बीच बन रहा है? करंट एलिमेंट और लाइन जॉइनिंग के बीच। ठीक है, अब मैं इन तीनों को क्या कर रहा हूँ? कंबाइन कर रहा हूँ। तो ऑन कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, ऑन कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, जैसे ही आप इसे कंबाइन करते हैं तो बच्चों बताओ क्या मिलेगा? मिलेगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखेगा क्या मिलने वाला है? dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, बिल्कुल सही। और नीचे क्या आएगा? R², बिल्कुल सही। और ऊपर कौन आएगा? साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा। क्या बच्चों? IDL साइन थीटा। और बच्चों आप जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो आया कांस्टेंट। तो KIDL साइन थीटा अपॉन में R², KIDL साइन थीटा अपॉन में R²। और मैं K के बारे में लिखूंगा तो यहाँ पर मैं जगह बनाता हूँ। एक काम करता हूँ, पूरा नहीं मिटाता हूँ, इस P पॉइंट को छोटा सा बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये रहा P पॉइंट और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड और ये डिस्टेंस, जगह बन गई। ठीक है, तो यहीं पर लिख देता हूँ, बोर्ड मिटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सर ये K क्या है? तो वेयर K जो है कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है मैं यहाँ लिखता हूँ। तो ये जो K है, K की वैल्यू जो होती है वो होती है μ0 अपॉन में 4 पाई, μ0 अपॉन में 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। क्या होती है बच्चों? 10⁻⁻7। सर ये म्यू क्या है? तो आपको बता दूं, यहाँ पर μ0 जो है वो है परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। सर फ्री स्पेस का मतलब? फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर कहें या फिर वैक्यूम कहें। तो ये वैल्यू जो है K इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, वो होती है। और ये μ0 क्या है? तो μ0 जो है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा K की जगह। तो K की जगह हम क्या लिख देते हैं? K की जगह लिख देते हैं μ0 अपॉन में 4 पाई और IDL साइन थीटा अपॉन में R²। याद रखिएगा ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है? फॉर फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है बच्चों? फ्री स्पेस के लिए। अब बच्चों इस जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले क्योंकि मुझे इसके आगे और लिखवाना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? ले लिया? ठीक है, मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूँ, बस ये नीचे वाला मिटा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? ये फॉर्मूला यूज़ होगा किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। और कभी आप इस μ0 अपॉन 4 पाई की जगह क्या रख दें बच्चों? 10⁻⁻7 रख दें, क्योंकि μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7। तो ये फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो न्यूमेरिकल पर्पस से यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होगा बच्चों? न्यूमेरिकल पर्पस से। तो ये लिख देता हूँ फॉर फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस के लिए ये, पर यूज़ कब होगा? फॉर न्यूमेरिकल ओनली। कभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे, और जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों? 10⁻⁻7। याद रखिएगा ये फॉर्मूला किसके लिए है? dB इक्वल्स टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R², फ्री स्पेस के लिए। पर मान लीजिए कभी कोई अदर मीडियम हुआ, तो फॉर एनी अदर मीडियम, मान लीजिए कोई अदर मीडियम हुआ। मीडियम भैया एयर के अलावा भी तो बहुत सारे मीडियम होते हैं, एयर के अलावा भी मीडियम होते हैं, वाटर भी तो एक मीडियम है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला जो लिखेंगे वो लिखेंगे μ0 इंटू μr अपॉन में 4 पाई और IDL
साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लिखेंगे बच्चों, कब लिखेंगे, कब लिखेंगे, कब लिखेंगे, ये कब लिखेंगे, अदर मीडियम के लिए। कब लिखेंगे बच्चों, अदर मीडियम के लिए। अब आप पूछेंगे सर म्यू आर क्या है, तो म्यू आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, कांस्टेंट होता है ये भी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और याद रखिएगा इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस है, तो आप कहेंगे यहाँ म्यू नॉट है, यहाँ भी म्यू नॉट है, यहाँ 4 पाई है, ये भी 4 पाई है ना, बस यहाँ पे म्यू आर नहीं है और यहाँ पर म्यू आर है। इसका मतलब यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ फॉर एयर के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, 1। अब बहुत से बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर म्यू होता क्या है, तो म्यू क्या होता है मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, मैं मान लीजिए मैं वायर हूँ, ठीक है, मैं वायर हूँ और मुझ में करंट फ्लो हो रहा है, तो आसपास क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। पर बच्चों अभी इस कमरे में क्या है, एयर है, हाँ है ना, तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ होगी कि नहीं होगी। पर मान लीजिए यही एक्सपेरिमेंट कभी मैं पानी में करूँ, कहाँ करूँ बच्चों, पानी में, और मुझ में करंट फ्लो हो रहा है और पी पॉइंट यहीं पर है, तो बच्चों बताओ क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे? जवाब है बिल्कुल आएंगे सर। क्यों? क्योंकि इस बार आपने क्या चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया है। पहले मीडियम कौन था, फ्री स्पेस थी या फिर कहें एयर थी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। भले से करंट सेम फ्लो हो रहा है, वायर की लेंथ सेम है, एंगल वही है, डिस्टेंस सेम है, पर क्या चेंज है, मीडियम चेंज है। तो मीडियम चेंज है तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखते हैं, पर जब मीडियम कभी वाटर या फिर कोई और मटेरियल हुआ तो हम यहाँ पे म्यू आर लिखते हैं। ये म्यू आर क्या है, उस मीडियम की रिलेटिव परमिएबिलिटी, और एयर के लिए ये कितनी होती है, 1 होती है। तो ये रहा, क्या रहा बच्चों, बायोट-सेवर्ट लॉ। अब बच्चों यहाँ पर हम राइट थंब रूल लगा के देखते हैं, चलिए देखते हैं। अब बच्चों बताओ, मान लीजिए इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, तो यहाँ भी होगी कि नहीं होगी? तो बच्चों क्या हम यहाँ पर इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी बच्चों बताओ इस पॉइंट पर क्या होगी, तो होगी क्लॉकवाइज, हाँ है ना। ये देखिए ये रहा, तो अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या जाएगी, अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, अंदर बाहर। तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। ये जो होता है पेज के अंदर के लिए होता है, इंग्लिश में लिखूं तो ये होता है इनटू द पेज, क्योंकि हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो पेज में करते हैं, कॉपी में करते हैं, इसलिए हमेशा क्या लिखते हैं, इनटू द पेज। कौन लिखे, अंदर कौन लिखे, इसलिए सिर्फ क्या बना देते हैं, क्रॉस बना देते हैं। क्या बनाते हैं, क्रॉस। और सर कभी बाहर निकल रही हो तो जैसे कभी मान लो पी पॉइंट यहाँ होता, पी डैश पॉइंट होता, मान लो पी डैश पॉइंट, तो सोचो इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती, अंदर जा रही होती, और यहां से क्या हो रही होती, बाहर निकलती। देखिए फिर से समझाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, देखिए अंदर के लिए क्रॉस, और जब बाहर आ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं, डॉट से। गोले के अंदर डॉट, जो कि क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, पेज से बाहर आ रही है, तो क्या लिखेंगे, आउट फ्रॉम पेज। पेज से क्या हो रही है बच्चों, बाहर निकल रही है। पेज से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। बच्चों ये क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और ये बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। तो बच्चों समझ में आया, इस फॉर्मूले को याद कर ले, क्योंकि हम सारे डेरिवेशन किसके लिए करने जा रहे हैं, फ्री स्पेस के लिए। पर ये आपको इसलिए बता दिया गया म्यू आर वाला कि आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि हम सारे डेरिवेशन किसके लिए करते हैं, फ्री स्पेस के लिए ही करते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। आपको बायोट-सेवर्ट लॉ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। तो नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम बायोट-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं, और बायोट-सेवर्ट लॉ का एक न्यूमेरिकल देखते हैं, सिर्फ एक न्यूमेरिकल जो आपकी एनसीईआरटी का है। तो चलिए पहले हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म लिखने से पहले मैं आपको नॉर्मल फॉर्म बता देता हूं। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म तो पता है आपको क्या होता है, याद कीजिए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, याद है आपको। अब बच्चों बताओ, कभी ये तो नॉर्मल फॉर्म है, मैं अब वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहा हूं। तो बच्चों वेक्टर फॉर्म के लिए देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कि कांस्टेंट है, इसे दूर लिख देता हूं। और बच्चों वायर में करंट भी कांस्टेंट होगा, तो आई को भी मैं क्या कर देता हूं, दूर लिख देता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों बताओ यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा है डी एल, और साथ के साथ क्या बचा है, साइन थीटा,
और साथ के साथ क्या बचा है आर स्क्वायर। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आई को तो बाहर निकाल चुका हूँ, डी एल साइन थीटा दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आर से डिवाइड कर रहा हूँ। कर सकता हूँ, क्यों नहीं, मैथ्स का नहीं है, मैं आर जिससे मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस है। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखिएगा क्या बनेगा, बन रहा है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई और ये बना डी एल आर साइन थीटा और आर स्क्वायर इंटू आर मिलकर क्या बन जाएगा, आर क्यूब। ठीक है बच्चों, ये क्यूब क्यों हुआ समझ में आया। अब बच्चों बताओ, ये जो है आपको किसी की याद दिला रहा है क्या? आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, देखिए ये क्या है, ए, ये है बी और साइन थीटा। क्या आपको ए बी साइन थीटा का एक फॉर्मूला याद है? याद है बच्चों, याद हो तो बताए। ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो बच्चों क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, डी बी इक्वल्स जो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, और इसे लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकता हूँ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। तो यहाँ पर डी बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया बच्चों, हाँ है ना बच्चों। तो ये जो है क्या है, वेक्टर फॉर्म है। क्या है बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ। क्लियर है बच्चों? तो आपको वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है बच्चों। मैंने क्या किया, इसमें आर का मल्टीप्लाई और आर का डिवाइड किया है। आर का मल्टीप्लाई आर का डिवाइड, रेड पेन से दिख रहा है, तो ये आर क्यूब हो गया और ये ए बी साइन थीटा जो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, कोई बिना देर किए न्यूमेरिकल करते हैं। देखिएगा, न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, एक बार पढ़ने पे समझ नहीं आता है। भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल से सब लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो एक ही बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, क्वेश्चन तो क्लियर होगा एटलीस्ट। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट की क्या दी हुई है, डेल एल मतलब लेंथ दी हुई है, किस फॉर्म में दी है, डेल एक्स आई केप। ये आई केप क्या है मैं समझाऊंगा। इस प्लेस एट ओरिजिन, बच्चों ओरिजिन क्या होता है आपको पता होगा। तो ये जो है, कभी मैं यहाँ पर पॉइंट बनाऊँ तो ये ओरिजिन होगा, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, और ये क्या होगी बच्चों, वाई एक्सिस। क्लियर है? ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, एक्स एक्सिस है, ये तो आप सभी जानते हैं। और ये जो एक्सिस है कौन सी है, वाई एक्सिस है। और ये क्या है बच्चों, तो ये है ओरिजिन। ठीक है, अब बोल रखा है कि एलिमेंट जो है वो ओरिजिन पे प्लेस्ड है। मैं यहाँ पर ब्लैक पेन से बनाता हूँ, तो ये रहा ब्लैक पेन। तो ओरिजिन पर ये एक करंट एलिमेंट है, सही है। करंट एलिमेंट का मतलब क्या है, वायर तो जाने कितना लंबा होगा, पर उसका सिर्फ हमने छोटा सा पार्ट लिया है। तो ये जो है छोटा सा पार्ट है, उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, तो डेल एल इक्वल्स टू डेल एक्स आई केप। अब आप कहेंगे कि सर आपने इस वायर को ऐसा ही क्यों प्लेस किया, ऊपर क्यों नहीं प्लेस किया। तो बच्चों बताओ, ये क्या लिखा हुआ है, आई केप। आई केप हमेशा किसकी डायरेक्शन शो करता है, प्लस एक्स एक्सिस की, मतलब इसकी डायरेक्शन जो है कहाँ पर है, इस तरफ है। सही है सर, कभी डेल एक्स जे केप लिखा होता तो जे केप का मतलब ये वायर जो है वो ऐसा रखा होता, ऐसा ना रखा होते हुए ऐसा रखा होता। तो आई केप समझ में आया। ये आई केप का काम क्या है, आई केप जो है एक्स एक्सिस बता रहा है। और क्वेश्चन में डेल एक्स की वैल्यू दी हुई है कितनी बच्चों, 1 सेंटीमीटर। तो डेल एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। सर आई केप क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे भाई आई केप का काम खत्म। आई केप तो सिर्फ इसलिए था कि वो बता रहा था कि एक्स एक्सिस की तरफ है। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है 1/100 मीटर होता है, 1/100 मीटर, हाँ है ना, 10⁻⁻2 मीटर। ये समझ में आया बच्चों, ये करंट एलिमेंट है जिसे मैं जिग 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 कर रहा हूँ। ठीक है, और डायरेक्शन इसकी इस तरफ है। सर इस तरफ क्यों है, क्योंकि आई केप है, सही है। और एंड कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, मतलब इसके अंदर कितना करंट भरा हुआ है, इसके अंदर करंट जो है वो कितना है, 10 एम्पियर है। इस वायर में कितना करंट फ्लो रहा है याद कीजिए, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये ऐसा वायर लिया था मैंने। ये वायर की लंबाई तो जाने कितनी थी, पर हमने छोटा सा लेंथ लिया था। तो इस छोटे की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, और इसमें कितना करंट फ्लो रहा है, 10 एम्पियर।
अब आपको व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कहाँ पर, वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर एट अ डिस्टेंस ऑफ कितनी सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो कि कितनी डिस्टेंस पे होगा, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कितना होता है बच्चों, 0.5 मीटर। सही है, 50 सेंटीमीटर इज 0.5 मीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सर आपको कैसे पता कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैंने आपको कहा था भैया जब ये वायर है, ये देखिए वायर है, इस वायर में कभी करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, तो हर जगह होगी, इसके आसपास हर जगह होगी। आपसे किसने बोल दिया कि भैया उस जगह निकालो, फलानी जगह पे, तो निकाल लो। इस जगह पे निकालना है तो निकाल लो, फलानी जगह पे, हर जगह निकाल सकते हैं। सर किससे, बायोट-सेवर्ट लॉ के फॉर्मूले से। तो चलिए हम बायोट-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला तो लगाएं। क्या होता है बच्चों, तो बायोट-सेवर्ट लॉ का, तो बाय कौन सा फॉर्मूला बच्चों, बायोट-सेवर्ट लॉ से। ठीक है, ज़्यादा गचपच हो गया हो तो ठीक है। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। मैंने कहा था न्यूमेरिकल में इसे यूज़ करें। I कितना है, तो I कितना है 10 एम्पियर, बिल्कुल। dl क्या है, dl जो है लेंथ है उसकी, स्मॉल लेंथ, और स्मॉल लेंथ कितनी है 10⁻⁻²। बहुत से लोग पूछेंगे सर आई कैप क्यों नहीं लिखा, भाई आई कैप तो सिर्फ ये बता रहा था डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, अब बच्चों बताओ थीटा कितना है, सर थीटा क्या होता है, आप याद कीजिए थीटा क्या होता था इस डायग्राम में, थीटा जो होता था ऑब्जर्वेशन पॉइंट P और dl के बीच बनने वाला एंगल, याद कीजिए। ठीक है, ये थीटा एंगल क्या होता था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P और dl लेंथ के बीच का एंगल। तो ये क्या है बच्चों, dl लेंथ और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का एंगल। तो dl तो इधर है, dl इस तरफ है, हाँ है ना, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस तरफ है। तो बच्चों बताओ dl इस तरफ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है, कितना 90। तो यहाँ पर साइन कितना होगा, साइन 90, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा वहाँ तक, तो साइन 90। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस जो है वो है 0.5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 0.5 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं। साइन 90 तो कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 10 और 10 की पावर -2 मिलके 10 की पावर -1 हो गया, तो ये टोटल 10 की पावर -8 हो गया। ठीक है, और 0.5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 0.25 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ है, पॉइंट हटाया, चलो पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 25, और 25 से 100 कैंसिल तो 4, तो आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁸। और हाँ एक बात बताना भूल गया जो कि अब बता रहा हूँ, इसकी यूनिट जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो होती है वो होती है टेस्ला। क्या होती है बच्चों, टेस्ला। क्या होती है बच्चों, टेस्ला। तो यहाँ पर आप भले से अलग से लिख लें बच्चों, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। क्या होती है बच्चों, टेस्ला। बहुत से बच्चे टेस्ला कार को तो जानते हैं, ये टेस्ला वहीं से आया है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल का। यहाँ पर आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा था, और वाई जो है ऊपर है, तो एंगल कितना बन रहा है 90। ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल था। अब आपसे कोई पूछे इसकी डायरेक्शन क्या है, तो बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो क्या करें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो सोचो बच्चों, डायरेक्शन निकालने का ठेका किसको मिल रखा है, तो आप कहेंगे सर मुझे याद है। किसको मिल रखा है डायरेक्शन निकालने का ठेका, तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल को। किसको बच्चों, राइट हैंड थंब रूल को। सर राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, क्या होता है, चलिए देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि भैया आप ये जो करंट एलिमेंट है उसको पकड़ लो, सीधे हाथ में पकड़ लो, और इस तरह से पकड़ो कि थंब जो है करंट की डायरेक्शन शो करे। तो थंब जो है करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, और उसको देखो मैंने जकड़ लिया है, देखिए बच्चों जकड़ लिया है। तो बच्चों बताओ, जैसे ही मैंने इसको जकड़ा तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपके मुंह की तरफ होगी, हाँ है ना।
और बच्चों बताओ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आपका मुंह किस डायरेक्शन में होगा? जेड एक्सिस की तरफ। हाँ है ना बच्चों? फिर से बताता हूँ, देखिए आपने इसे ऐसा होल्ड किया तो करंट तो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, करंट इस तरफ जा रहा है, तो उंगलियां किस तरफ जा रही है? आपके मुंह की तरफ। कहाँ की तरफ बच्चों? आपके मुंह की तरफ। और आपका मुंह किस डायरेक्शन में है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस इस तरफ होगा। तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। पर मुझे एक डेरिवेशन और करवाना है, तब जाके भी वीडियो को ख़त्म करूंगा मैं। इसके बाद मुझे एक डेरिवेशन करवाना है, जल्दी से इसे नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, अब हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं जो बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से ही होगा। बायोट-सेवर्ट लॉ नहीं होता तो ये डेरिवेशन भी नहीं होता। तो चलिए बच्चों, अब हम इस डेरिवेशन को करते हैं। देखिएगा डेरिवेशन में करना क्या है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या फिर कॉइल। नहीं आया समझ में? मैं समझाता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ। देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप है, ये रहा सर्कुलर लूप, ये दिख रहा होगा बच्चों, ये सर्कुलर लूप, सर्कुलर जैसा दिख भी रहा होगा, बहुत सही बना है। ये सर्कुलर लूप है या कॉइल का है, और इस कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? हर जगह फ्लो हो रहा है। सब जगह बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, दिख ही रहा होगा बच्चों। इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, और इसकी हमने जो रेडियस है कितनी मान ली? तो इसकी रेडियस को हम कैपिटल R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और सेंटर को क्या मान लेते हैं? O मान लेते हैं। तो बच्चों आप ये तो जानते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी। हाँ है ना बच्चों? जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालनी है? कहाँ पर निकालनी है? सेंटर पे। यहाँ पर मैं रेड निशान बनाऊंगा। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ पर निकालनी है? O पॉइंट पर निकालनी है। सही है बच्चों? तो आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। किससे शुरू करें? बाय कौन सा लॉ है जो इसे प्रूफ कर सकता है? तो जवाब है बाय बायोट-सेवर्ट लॉ। कौन सा बच्चों? बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? मैं बताता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और बच्चों इस बार मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे नहीं, किस पॉइंट पे निकालनी है? सेंटर पे, और सेंटर को मैंने O नाम दे दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या फिर कहें कॉइल। तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चों बोल के बताएं क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई। याद कीजिए म्यू नॉट बाय 4 पाई। और मैंने कहा था हम सारे डेरिवेशन फ्री स्पेस के लिए करते हैं, याद कीजिएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है। अब बच्चों बताओ इसके अंदर क्या क्या चीज़ है जो इस डायग्राम से पता चल रही है? तो म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। आई क्या है? ये करंट है, हाँ है ना। और डीएल क्या है? डीएल है स्मॉल लेंथ। डीएल क्या है? स्मॉल एलिमेंट। अब बच्चों ये तो पूरी लेंथ है, आपको क्या चूज करनी पड़ेगी? एक छोटी सी लेंथ। तो सपोज कीजिए आपने ये छोटी सी लेंथ यहाँ कंसीडर कर दी, ठीक है बच्चों। तो ये रही छोटी सी लेंथ, सही है। छोटी सी लेंथ, और लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी कि नहीं होगी बच्चों? बिल्कुल होगी सर। इधर क्यों होगी? क्योंकि करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो लेंथ की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है, तो लेंथ की डायरेक्शन टेंजेंशियल होगी, ठीक है। तो डीएल पता चल गया, डीएल क्या है? स्मॉल लेंथ। और बच्चों साइन थीटा, सर थीटा क्या होता है? हम तो भूल गए। थीटा याद कीजिए, थीटा क्या होता था? थीटा होता था करंट एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट P के बीच का एंगल। हाँ है ना बच्चों? और सोच के बताओ थीटा कितना होगा?
सोचो सोचो, सोचने के पैसे नहीं लगते बच्चों। सोचो थीटा कितना होगा। क्या किसी ने कक्षा 10वीं पढ़ रखी है? क्या किसी ने क्लास 10th पढ़ रखी है? क्या सर, हमने तो पढ़ी हुई है, तभी तो हम 12th पढ़ रहे हैं। पर बच्चों क्या आपको याद है 10th की एक थ्योरम, सर्कल चैप्टर की, टेंजेंट चैप्टर की? क्या थी थ्योरम? क्या बच्चों, रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब थीटा कितना है? 90। थीटा कितना है बच्चों? 90। समझ में आया? थीटा कितना है? 90। क्लियर है? क्या थी थ्योरम सर? क्या थी थ्योरम? द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द tangent is always perpendicular to the radius of the circle। समझ में आया बच्चों? तो आप बताएं यहाँ पर हियर इस डायग्राम में करंट तो करंट है, dl भी dl है, और थीटा कितना है? थीटा कितना है? 90 है। आपसे कोई पूछे क्यों, तो आप कहना कि भैया जो dl लेंथ है वो रेडियस के क्या है? परपेंडिकुलर है। dl क्या है? टेंजेंट है, और r क्या है? रेडियस है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और सर r क्या होता है? r जो होता है बायोट-सेवर्ट लॉ में p पॉइंट, ये p पॉइंट ही आपका जहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से dl लेंथ के बीच की डिस्टेंस, और dl लेंथ के बीच की डिस्टेंस को आपने क्या मान रखा है? कैपिटल R। तो R की जगह आप क्या लिख दें? कैपिटल R। आपने रेडियस को स्मॉल r नहीं कैपिटल R माना है, तो मैं स्मॉल r की जगह क्या लिखूंगा? कैपिटल R। ठीक है, तो dv इक्वल्स टू बोलो क्या आएगा? μ0/4π I dl साइन थीटा, और थीटा की जगह मैं कितना डाल दूंगा? 90, और अपॉन में कितना बच्चों? r²। और आपको ये तो पता होगा कि साइन 90 जो होता है वो होता है 1। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू यही होती है। तो dv इक्वल्स टू μ0/4π I dl अपॉन में r²। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई होगी। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दूं मैं? 2 दे दूं। अब बच्चों आपसे कोई पूछे कि क्या ये आंसर है, तो जवाब है अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों अभी आपने सिर्फ छोटी सी लेंथ ली थी, छोटी सी लेंथ के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिली है, पर आपको तो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण निकालनी है? पूरे लूप के कारण। तो पूरा लूप इतनी सी लेंथ से नहीं, पूरी लेंथ से मिलके बना हुआ है। तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना होगा। भैया dv तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, किसके कारण? स्मॉल लेंथ के कारण। आपको पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना होगा। तो बच्चों हम क्या कर दें? इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या कर दे बच्चों? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो dv का क्या कर दे बच्चों? इंटीग्रेशन। μ0/4π का क्या कर दे? इंटीग्रेशन। I का कर दे इंटीग्रेशन। बच्चों यहाँ पर सब चीज़ कांस्टेंट है, सब चीज़ कांस्टेंट है। बोलो क्या क्या? μ0 कांस्टेंट है, 4π कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, रेडियस भी तो कांस्टेंट है, हर जगह रेडियस कांस्टेंट होगी। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर dl चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बच्चों? dl लेंथ चेंज हो रही है। तो dv का इंटीग्रेशन तो हो गया अभी, dv का इंटीग्रेशन हो गया अभी μ0/4π एज इट इज, I/r² एज इट इज। और dl क्या है? dl जो है स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ है, और dl का इंटीग्रेशन कर दो तो बच्चों बताओ क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? dl का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आ जाएगी? पूरी लेंथ। ठीक है बच्चों, डायग्राम गंदा दिखता है, मैं करता नहीं हूँ, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, पर आपको समझाने के लिए समझा चुका हूँ। बोलो क्या? dl स्मॉल लेंथ है, तो कभी मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो पूरी लेंथ मिलेगी, और पूरी लेंथ बोलो क्या होगी? पूरी लेंथ जो होगी वो होगी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगी? 2πr। सही है। dl का इंटीग्रेशन मैं रफ में लिख देता हूँ, dl का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा 2πr। सर क्यों? क्योंकि dl स्मॉल लेंथ है, और कभी dl का इंटीग्रेशन करो तो पूरी लेंथ मिलेगी, और पूरी लेंथ क्या होती है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल,
2 से 4 कैंसिल, तो बच्चों बताओ बी का आंसर कितना आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। यहाँ पे म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है और r जो है वो क्या है, रेडियस है। कभी r कम होगा, r मतलब r की डिस्टेंस कम होगी तो बच्चों देखिए ये r ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर कम होगी। कभी r कम हुआ, रेडियस कभी कम हुई, मतलब ये छोटा सर्कल हुआ तो छोटे सर्कल की रेडियस कम, छोटे सर्कल की रेडियस कम तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कभी हम ग्राफ बनाएं किसका, रेडियस का और मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप क्या पाएंगे, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आर स्क्वायर नहीं, आर सर आर स्क्वायर होता है, वो तो आर स्क्वायर बायोट-सेवर्ट लॉ में होता है, पर हमने एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए देखा, स्पेसिफिक टॉपिक में यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। अब बच्चों डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन के बिना तो मैग्नेटिक फील्ड अधूरी है, तो क्या आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं? डरो मत बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो बहुत ही सिंपल है। क्या राइट हैंड थंब रूल से निकाले, किससे निकाले, राइट हैंड थंब रूल। और बच्चों आपने अपने हाथों का सही इस्तेमाल तो कभी जीवन में किया नहीं, तो आपके पास अच्छा मौका है अपने हाथों का इस्तेमाल करने का, सीधे हाथ का इस्तेमाल करने का। तो बच्चों देखिए मैं वायर को होल्ड कर रहा हूँ, किया, इस तरह से होल्ड करो कि थंब जो है राइट हैंड से होल्ड करना है, इस तरह से होल्ड करो कि करंट जो है वो थंब की डायरेक्शन शो करे, सही है, सॉरी थंब जो है किसकी डायरेक्शन शो करे, करंट की। तो बच्चों बताओ ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो यहाँ पर, अरे भाई सुनो देखिए, मैं कभी वायर हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो चारों तरफ होगी, हाँ है ना, हर जगह होगी, पर मान लीजिए आपकी तरफ मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो आपका मुंह हुआ ना, हाँ है ना, वैसे ही ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो यहाँ होगा। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो हमें क्वेश्चन में सेंटर बोल रखा है। तो देखिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सेंटर की तरफ, देखिए अंदर जा रही है अंदर, और यहाँ से बाहर निकल रही, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर, हमें इसके बाहर से मतलब नहीं क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो यहाँ है। तो यहाँ पर कहाँ जा रही, इनटू द पेज, और इनटू द पेज को किससे शो करते हैं बच्चों, क्रॉस से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, इनटू द पेज, या लिखे इनटू परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या पेज कहें। सर इसका मतलब, और इसका मतलब यही है जो अभी बताया, क्या अंदर की तरफ होगी। सर कभी वायर को हम इस जगह से होल्ड करें तो, क्योंकि करंट तो ऐसा फ्लो है बच्चों, आप वायर को कहीं से भी होल्ड कर लो वो अंदर ही आएगी, करके देखें। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी होल्ड कर लेते हैं, कर ले बच्चों, क्योंकि करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, देखिए ऐसा ही फ्लो हो रहा है, ऐसा 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 ऐसा, है ना। मैं सब जगह होल्ड करके नहीं दिखा रहा हूँ, जहाँ आप बोलो वहाँ। आप कहाँ बोल रहे हैं, यहाँ नहीं बच्चे, यहाँ मत बोलो, मेरा हाथ उल्टा जाएगा, यहाँ पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी, एक काम करते हैं ऐसे ही पकड़ते हैं, ठीक है। ये थंब ऐसा जा रहा है, तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर। देखिए देखिए मेरी उंगली ऐसी घूम रही है, इनटू द पेज, हाँ है ना। सर यहाँ से होल्ड करो, यहाँ से होल्ड करो, करंट ऐसा, तो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ही जाएगी। अब आप कॉपी में होल्ड करके देख ले, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। बच्चों इस सिंबल का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, क्रॉस का क्या है बच्चों, क्या है मतलब, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो होगी परपेंडिकुलरली into the plane of paper, ठीक है। ये क्या है, डीवी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आया बच्चों। तो हमारा आज का टॉपिक खत्म, लेक्चर भी खत्म हो गया। बायोट-सेवर्ट लॉ के और भी टॉपिक है जो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आज मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। अब नए लेक्चर में मिलूंगा और बायोट-सेवर्ट लॉ की सेकेंड एप्लीकेशन को भी हम पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, ये सब आपको पता चल जाएगा, इसलिए आप बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बच्चों, आज यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।